साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी आज सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसकी आज हमारी दूसरी प्रैक्टिस सेट होने वाली है। पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सीटेट प्रैक्टिस सेट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस पर जाके आप लोग सीटेट प्रैक्टिस सेट सीडीपी की पहली क्लास आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट के बारे में समय समय पर जानकारी मिल सके और आप प्रैक्टिस के माध्यम से, फ्री क्लास के माध्यम से आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। आपको बता दें कि निम्न विकल्प में से जो बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं है वो साथियों है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ये साथियों एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है, ये हमारी बच्चे की एक शारीरिक आवश्यकता होती है। क्योंकि जब नियमित रूप से अपशिष्ट शरीर के बाहर से निकलता है तो ये जो है बच्चे की जो है ये शारीरिक आवश्यकता होती है, शारीरिक शारीरिक आवश्यकता, ना कि एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात करें, जिसे हम कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, तो उसको हम बेहतर तरीके से यहाँ पे विद्यालय और कक्षा के वातावरण में जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं या इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। देखिए, निम्न विकल्प में किसको अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना जाता है? तो यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों का प्रश्न पूछना एक जो है कक्षा के वातावरण में एक पॉजिटिव यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने प्रश्न पूछने के द्वारा यहाँ पे थिंकिंग करते हैं। इसलिए यहाँ पे विद्यार्थियों का प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरण जो है संकेतक इंडिकेशन माना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। निम्न विकल्पों में हमें बताना है कि बुद्धिमान बच्चों का लक्षण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है वो साथियों बुद्धिमान बच्चा नहीं होता है। वो उसे हम रट्टू तोता के नाम से जानते हैं, क्योंकि चाहे वो एनसीएफ हो, चाहे कोई व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हो या संरचनात्मक मनोवैज्ञानिक हो, वो साथियों रटने को यहाँ पे ऋणात्मक मानते हैं, क्योंकि रटना जो है बच्चे में ज़्यादातर तक मेमोरी में नहीं रहता। इसलिए ये बच्चे के बुद्धिमान का लक्षण नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश डैश को जाता है। देखिए, बच्चे जब अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं तो ये समर्थित जो मनोवैज्ञानिक हैं वो साथियों जीन पियाजे हैं, क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे पहले डेवलपमेंट होता है, पहले बच्चे जो है अपना डेवलप करते हैं, उसके बाद भाषा का विकास करते हैं। तो बच्चे अपनी समझ जो है स्वयं बनाते हैं, ये श्रेय साथियों जीन पियाजे का जाता है, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 एस्पेक्ट यहाँ पे बताए थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि देखिए, कोई भी विद्यार्थी हो जो अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है और विद्यालय में काफ़ी बात करती है, तो यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में यहाँ पे ज़्यादा मान्यता मिलती है। विद्यालय में उसके विचारों को जानने का, यहाँ पे उसके विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर यहाँ पे ज़्यादा दिया जाता है। इसलिए जो कृतिका है वो घर से ज़्यादा बातें यहाँ पे विद्यालय में करती है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है साथियों, यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। आपके PYQ और NCERT से उठाया गया क्वेश्चन एक मॉडल सीरीज है, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही CDP से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? देखिए, जब एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो इसमें जो उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य साथियों शिक्षा मनोविज्ञान होता है। एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी में ही बच्चे जो है, टीचर अपने बच्चों को विभिन्न तरीकों से, विभिन्न शिक्षण विधियों से, विभिन्न तरीकों से यहाँ पे सिखाने का प्रयास करता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में जो मोटिवेशन होता है वो कौन सी भूमिका अदा करता है, या उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे सीखने पर अभिप्रेरणा का। तो अभिप्रेरणा का जो सीखने में प्रभाव पड़ता है वो साथियों यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी की बात करें तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। देखिए, जो मोटिवेशन होती है वो बच्चों में लर्निंग के प्रति इंटरेस्ट का डेवलपमेंट करती है। तो यहाँ पे जब अभिप्रेरणा बच्चों में आती है तो बच्चे स्वयं सीखने के लिए, यहाँ पे बच्चे जो है यहाँ पे स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए सीखने में अभिप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश डैश की ओर संकेत करती है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो एजुकेशन के एरिया है उसमें जो करिकुलम होता है, करिकुलम या पाठ्यचर्या जो शब्दावली होती है, ये साथियों विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, ये चीज़ें इसको इंडिकेशन करती हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। देखिए, जो निचली कक्षा होती हैं जिसे हम प्राइमरी जो क्लास होती है उसमें जो खेल पद्धति है उसका मूल आधार क्या होता है। तो उसके मूल आधार की बात करें तो उसमें साथियों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ये खेल पद्धति जो है आधारित होती है, क्योंकि विकास एंड ग्रोथ जो है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगले प्रश्न की बात करें तो एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, या किससे संबंधित है। देखिए, जब एक बच्चा अपने अतीत या भूतकाल की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर एक नई स्थिति के प्रति जो अनुक्रिया करता है, ये साथियों यहाँ पे उसके सीखने का सादृश्यता नियम पर आधारित होता है, या उससे यहाँ पे रिलेटेड होता है, क्योंकि बीती गई परिस्थितियों को जो आने वाली परिस्थितियों हो उससे ये संबंधित करके अपने अनुक्रिया का निर्माण करता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि डैश डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। निम्न विकल्पों में से आपको बताना है कि प्रतिभाशाली होने का कौन सा इंडिकेशन या संकेत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि दूसरों के साथ झगड़ना ये किसी गिफ्टेड बच्चे का या प्रतिभाशाली बच्चे का
संकेत या इसे हम विशेषता जो है ये नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जिसे हम मंदबुद्धि कहते हैं या जिसे हम अपसारी चिंतन वाला व्यक्त करते हैं, पिछड़ा, दलित, अपवंचित वर्ग, कमजोर वर्ग को हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नाम से जानते हैं। उनको जो शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, वो किस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो यहाँ पे बच्चों को अन्य समान बच्चों के साथ यहाँ पे उनका शिक्षण करवाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी विशेष किसी विशेष बच्चे को, जो विशेष बच्चे होते हैं, उनको जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनको समावेशी शिक्षा के माध्यम से उनको सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ 2005 भी इसकी जो है समर्थन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। देखिए, जब बच्चों में उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए उसके प्रति सचेत होना चाहिए, तो उसमें साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे उसके प्रति शिक्षक को शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जब बच्चों को कोई भी चीज़ें सिखाते हैं तो उनके जो शैक्षिक भी हैं, सह शैक्षिक में जैसे खेल आ जाता है, राजनीति आ जाती है, उनके समाज से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक चीज़ें भी उनके क्षेत्र में विद्यार्थियों को सिखाने में उनकी जो है यहाँ पे सहायता करता है। इसलिए इसके प्रति शिक्षक को सचेत होने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है। डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया साथियों एक पठन विकार संबंधी एक जो है विकार होता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पठन विकार संबंधित होता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो डिसलेक्सिया होता है, बच्चे को पढ़ने में यहाँ पे उनकी अक्षमता होती है। जैसे वो यम को डब्लू पढ़ लेते हैं, उसके बाद स को वाज पढ़ लेते हैं। तो ऐसी घटनाएं जो है डिसलेक्सिया से संबंधित विद्यार्थियों में पाई जाती है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों की सीखने की, जो बच्चों की लर्निंग की प्रोसेस होती है, उसमें माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? तो बच्चों को यहाँ पे अग्रमुखी के रूप में भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रमुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो ये साथियों आज हमारी प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास थी। उम्मीद करते हैं तो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी साथी आप लोग के सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये प्रैक्टिस सेट, जो कि आज हमारी दूसरी प्रैक्टिस सेट थी, शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।